आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और यह 25 दिनों का सेशन होगा। यह बैठक 17 दिनों की होगी। हम विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल का जो आक्रमण ईरान पर हुआ है, इसका पूरा असर पश्चिम एशिया पर हुआ है। इस युद्ध का असर हिंद महासागर तक पहुंचा है। इंडो यूएस ट्रेड डील पर कई सवाल उठे हैं। केवल बयानबाजी नहीं चलेगी, हमें सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है। पीयूष गोयल ने लोकसभा और राज्यसभा में एक बयान दिया था, लेकिन हमें उस पर सवाल करने का मौका नहीं मिला। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। बजट सेशन का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है, 9 तारीख से, परसों से, और 2 तारीख अप्रैल तक चलेगा। तो 25 दिन का सेशन है, पर उसमें उस बीच में कई त्योहार हैं, कई छुट्टियां भी हैं। तो एक्चुअली 17 दिन का बैठक होगा, 17 दिन हम बैठेंगे। तो औपचारिक बिजनेस तो बहुत है, एप्रोप्रिएशंस बिल है, फाइनेंस बिल है, और 4-5 मंत्रालयों के काम पर चर्चा होनी है। तो काफी समय ये औपचारिक बिजनेस में चले जाएगा। पर विपक्ष की ओर से तो हम कई मुद्दा उठाएंगे। पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका और इजराइल का आक्रमण, लक्षित आक्रमण ईरान पर हुआ है, और ईरान ने जो आक्रमण किया है दूसरे देशों में, जिसका पूरा असर पश्चिम एशिया और हमारे दक्षिण एशिया, हिंद महासागर में भी आपने देखा है। एक ईरान के जहाज पर हमला हुआ है, और वो जहाज विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रहा था। वो विशाखापट्टनम आया था भारतीय वायुसेना के निमंत्रण पर। तो ये एक मुद्दा है। व्यापार समझौता, इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर वो कई मुद्दे उठे हैं। किसान चिंतित हैं, नाराज हैं। गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आयात कर हम हटा रहे हैं या घटा रहे हैं। और समझौता होने के बाद भी संयुक्त बयान 6 फरवरी को आया, उसके बाद भी अमेरिका ने सोलर मॉड्यूल पर, जो हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पर 126% ड्यूटी लगाई है। 126%। तो और अभी रूस के जो हम तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर अमेरिका का एक बयान आता है कि हमने 30 दिन के लिए छूट दे दी है। और भारत एक वफादार दोस्त है, क्योंकि वो जो हम कहते हैं वो ही करता है। गुड एक्टर कहते हैं। 56 इंच की छाती कहां गई? कायरता। 56 इंच की छाती, अभी कायरता का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं चलेगा। देखिए, बयान मंत्री देते हैं, पर बयान पर स्पष्टीकरण हमें मौका नहीं मिलता है, सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता है दोनों सदनों में। यही हुआ ना, तो पीयूष गोयल ने एक बयान दिया लोकसभा में और राज्यसभा में, पर उस पर कोई सांसद को मौका नहीं मिला सवाल उठाने का या स्पष्टीकरण पूछने का। तो सिर्फ बयान से नहीं चलेगा, चर्चा हो, नियम अनुसार चर्चा हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो लोकसभा में, कॉलिंग अटेंशन हो या शॉर्ट ड्यूरेशन हो, पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जो चिंता है, जो सवाल है, सबके मन में सवाल है। आज एलपीजी का दाम भी बढ़ाया गया है, कुकिंग गैस का तेल। तो इसका असर क्या होगा? हम चुप क्यों हैं? जो लक्षित आक्रमण हुआ है ईरान पर, हम चुप क्यों हैं? तो ये सब सवाल है। चर्चा होनी चाहिए, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। सरकार की ओर से जवाब आएगा, पर हम सवाल पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका, ईरान पर हम जिस तरह से हमला किया गया, यह युद्ध जो चल रहा है, उसमें ये एक तरफा प्रहार है। उन्होंने कहा यह अमेरिका की एक तरफा अराजकता है। जो ईरान हमारा दोस्त था, उस पर बर्बरतापूर्वक हमला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये युद्ध हो रहा है, एक तरफा प्रहार है, एक तरफा आक्रमण है, एक तरफा, मैं कहता हूं, अराजकता है अमेरिका की। और वो ईरान जो हमारा दोस्त रहा है, उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक उसका
राष्ट्राध्यक्ष मार दिया जाता है बमबार करके, और स्वीकार भी करते हैं कि उन्होंने मारा है, 30 बम गिरा के। उस पर जुबान नहीं खुल रही मोदी जी, शर्म आती है हमें। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र बजट पर कहा है कि आम जनता को नहीं बल्कि ठेकेदारों को मजबूती देने वाला बजट है। आज भी महाराष्ट्र पर कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इन्होंने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन इस बजट से फायदा क्या हुआ? यह बजट नहीं बल्कि एक निराशाजनक निबंध है जो कि मुख्यमंत्री ने सदन में पढ़ दिया। ये देखिए, ये जो बजट था ना, ये झुंझुना है। ये कॉन्ट्रैक्टरों को मजबूती देने वाला बजट है, न कि आम जनता को देने वाला बजट है। आज भी महाराष्ट्र पे कई लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। आज आप सोचिए कि महाराष्ट्र की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। आपने तो बजट पेश कर दिया, लेकिन उस बजट से आम आदमी को फायदा क्या हुआ? आपने किसानों को राहत नहीं दी जो उनको मिलनी चाहिए थी। आज भी कई किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बीमा कंपनियां लूटपाट करते रहती हैं। आज भी रोजगार का क्या हाल है आप देख लीजिए। दावोस में जो एमओयू साइन हुआ है वो तो केवल एक झुंझुना शगुफा बनकर रह गया। कई लाख करोड़ के आपने 25 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 50 लाख, जिसका जो मन में आ रहा है बोल रहा है, लेकिन बजट में तो सब शून्य भाई सुन। आपने मतलब बजट नहीं है, ये एक पूरी तरह से निराशाजनक एक निबंध है जो कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में पढ़ दिया है। और राज्य मंत्री जी को तो बजट से कुछ लेना देना नहीं है, तो सारा भार तो मुख्यमंत्री जी पे है। वही फाइनेंस मंत्री भी हैं, वही मुख्यमंत्री भी हैं, वही गृह मंत्री भी हैं, तो बाकी मंत्रिमंडल कहाँ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद राजू बिष्टा ने कहा है कि कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ सांसद, वरिष्ठ वकील और टीएमसी के बड़े नेता हैं। मैं उनके बयानों को गंभीरता से लेता हूं। अगर वे ममता बनर्जी की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ को उंगलियां काटने की धमकी दे सकते हैं तो पूरा देश सोच सकता है कि पश्चिम बंगाल के लोग किस हालात का सामना कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, कल्याण बनर्जी एक वरिष्ठ सांसद है, कई बार के सांसद है, एक लॉयर, सीनियर लॉयर भी हैं और टीएमसी के बड़े नेता भी हैं। उनकी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मैं उनकी बात को बहुत सीरियसली लेता हूं। और मेरा ये भी कहना है कि जो एक सीनियर जो है टीएमसी का नेता, कई बार के वरिष्ठ सांसद और एक सीनियर लॉयर खुलेआम अगर भारत देश के चुनाव आयोग के सीईओ को इस तरह से उंगली काटने की धमकी दे सकता है, वो भी ममता दीदी के मंच में जब उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह के बयान दे सकते हैं, तो पूरा देश इस बात को समझ सकता है कि पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता किन हालतों से गुजर रही है। आज पश्चिम बंगाल में जंगल राज है और यह जंगल राज टीएमसी के इसी तरह के बड़बड़े जो है नेताओं के कारण है। और मेरा तो, अगर मैं ज्ञानेश कुमार जी की जगह होता तो मैं तो इनके ऊपर एफआईआर करता और इनको कानून के कटघरे में खड़ा करता। और मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा। लेकिन मेरा तो एक ही बात कहना है, मैं भारत सरकार से भी, आज स्वयं राष्ट्रपति जी आ रही हैं सिलीगुड़ी में, उनसे भी, और जो है चुनाव आयोग से भी। देखिए, जब देश का चुनाव आयोग के सीईओ अगर बंगाल में सुरक्षित नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं कि बंगाल की स्थिति क्या होगी। अगर चुनाव आयोग बंगाल में फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है, वो राष्ट्रपति शासन में ही संभावनाएं हैं। और मुझे लगता है इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और चुनाव आयोग को इन बातों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 60 रुपये गैस का दाम बढ़ने से महिलाओं ने कहा है कि ये तो सही नहीं है, लेकिन जो युद्ध चल रहा है और युद्ध जो चल रहा है उसके चलते ये दाम अगर बढ़ा है तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आज गैस का दाम बढ़ा है, कल कुछ और दाम बढ़ेगा तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हम लोग मिडिल क्लास और गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर मोदी जी को सोचना चाहिए। इस पर क्या कहना है? गैस का दाम बढ़ गया है, कल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली को तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, इस पर मोदी जी को
विचार करना चाहिए ताकि हम लोग को मिडिल क्लास फैमिली लोग को थोड़ा राहत मिले। हर चीज़ महंगाई से मुश्किल होते जा रहा है। अब हम लोग को तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है और क्या बोले। क्या नाम हुआ? नाम सिंकू सिंह से तो गैस का दाम बढ़ गया है तो बहुत खराबी है, दिक्कत है। मान लीजिए आम आदमी गरीब आदमी कहाँ से इतना लाएगा पैसा और खर्चा चलाएगा कि गैस सिलेंडर भरवाएगा इतना महंगाई में। कैसे तो घर चलता है और लड़ाई के चलते इतना दाम बढ़ गया है। तो मोदी जी को कुछ करना चाहिए और तो हो सकता है आज गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, कल पेट्रोल बढ़ जाए, उसके बाद कुछ और दाम बढ़ जाए। ये तो दिक्कत है। गरीब आदमी कैसे घर चलाएगा? ये तो बहुत मुश्किल हो गया है, चिंता का बात हो गया है। तो मोदी जी को कुछ करना चाहिए, लड़ाई रुकवाना चाहिए। हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे घर चलाएंगे? मोतिहारी की शंकर सराया निवासी कृष्णा राम सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड में बीडीओ के पोस्ट पर पदस्थापित हैं। उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला निगरानी विभाग में दर्ज था, जिसमें उनके ऊपर जमीन अर्जित करने के 21 मामले हैं। इसके साथ ही कई अकूत संपत्ति दर्ज करने का भी आरोप लगा है, जिसके विरुद्ध में निगरानी की टीम मोतिहारी पहुंची और उनके गाँव शंकर सराया और मोतिहारी रेंट पर रह रहे घर में भी छापेमारी की गई। प्रेजेंटेशन की डेट आ गई है। जरा बाहर जाते हैं। तुम लोग बना लो क्या? लोग मस्त बना दे। साइलेंट ना? हाय तेरे को जैसा कि आपको जानकारी हो कि सुरसंड में अभी बीडीओ के पद पर तैनात श्री कृष्णा राम के पास आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज किया गया है निगरानी थाने में। और जो जांच हुई है उसमें इनके पास से 21 भूखंड परचेज किए गए हैं। पटना में फ्लैट वगैरह होने की बात है और विभिन्न बैंकों में निवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई, जिस संदर्भ में निगरानी थाना कांड संख्या 2926 दिनांक 5/3 को दायर किया गया। और उस संदर्भ में माननीय न्यायालय का वारंट, सर्च वारंट होता है, मिलने के बाद हम लोग इनके किराए का मकान जो मोतिहारी राजा बाजार में है वहाँ छापामारी करने के लिए हमारी टीम आई है। टीम में मैं पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार और ये मेरे साथ वरीय पुलिस उपाधीक्षक श्री आदित्य राज सर हैं, पूरी टीम आई हुई है। सर्च की कार्रवाई चल रही है। जो भी फलाफल होगा सर्च की कार्रवाई के बाद आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया जाएगा। जमीन के किस कागजात मिले? यहाँ अभी कार्रवाई चल रही है, मिले नहीं है, ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर यहाँ रेड की गई। सर जिले में कितने जगह पे हो रही है? कहाँ ये रेड चल रहा है? जिले में 2 जगह पे है और बाकी अन्य जगहों पर भी हो रही है। कुल कितने जगह पे छापेमारी चल रही है? मेरी जानकारी के अनुसार कुल 5 जगहों पे छापेमारी चल रही है। सर अब ये तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन 5 जगहों पे छापामारी चल रही है और पूरी कार्रवाई का फलाफल जो है शाम में आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया। उनको हिरासत में भी लिया गया था? माने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में हम लोग लेते नहीं हैं। तो बस इतना ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी फलाफल होगा उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। बीजेपी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी और स्वयं सहायता समूहों को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा और इसलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी का एक मुख्य लक्ष्य है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले और वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ
जनता में आक्रोश है। टीएमसी सरकार 26,000 शिक्षक जिनको उन्होंने रद्द किया, ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा, महिलाओं को 3,000 रुपया बंगाल में दिया जाएगा उड़ीसा के तर्ज पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। इसीलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। जनता इस बार वोट के द्वारा टीएमसी का ही अंगूठा काट ले। ममता बनर्जी का धरना दे रहे हैं सर बंगाल में, आपने भी कहा धरना दे रहे हैं घुसपैठियों को सिर्फ बसाने के लिए, लगातार 2 दिन से धरना पर है सर। टीएमसी सरकार का एक मुख्य लक्ष्य है बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले, वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार का एक ही लक्ष्य है, बंगाल को बांग्लादेश बना देना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में कहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आई और वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं कुशल हूं, सुरक्षित हूं और दूसरे हेलीकॉप्टर से यहां आया हूं। खराबी आई और वापस लौटा के जाना पड़ा और वह हेलीकॉप्टर अभी बन नहीं पाया था, तो दूसरे हेलीकॉप्टर से, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारी समूह की दीदियां कार्यक्रम में आई हुई हैं और जनता का आशीर्वाद है, भगवान महाकाल के, हनुमान महाराज की, शीतला मैया की, मेरी जन्म देने वाली माता का, सबका आशीर्वाद है। सब कुछ ज्यादा हो गया दिखा सब, अब वो क्या वो तकनीकी वो सब इंजीनियर लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि एक ज़माना था जब उत्तराखंड की भूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। उत्तराखंड की संस्कृति बचाने के लिए यहाँ के युवा मैदान में उतरे थे। उस समय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सहन न करने वाला दमन हमारे युवाओं पर किया था। उस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना की थी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे जिनमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल है। ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के थे। प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक
तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली स्थित गुरुद्वारा मोती बाग साहिब में मत्था टेका। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मैं इस इलाके में रहा हूं, मैंने यहां मोती बाग गुरुद्वारा और मलाई मंदिर में मत्था टेका है। दिल्ली हमारी राजधानी है, उन्होंने कहा, और हमें दुनिया की सभी राजधानियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मैं इस एरिया में रहा हूँ जी। मैं जीनी में रहा हूँ, उसके बाद न्यू मोती बाग में रहा हूँ, चनकियापुर में रहा हूँ। मैं आज आते हुए यहाँ पे मोती बाग गुरुद्वारे में मत्था टेका और मलाई मंदिर में। यहाँ पे मैं पहले भी आता हूँ और आज भी उसी से। सर, देश की राजधानी दिल्ली में अब आपके लिए विकास के अवसर आप कैसे देखते हैं? एलजी के रूप में आपकी जिम्मेदारियों को आप कैसे देखते हैं? अब शुरुआत नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। ये हमारी दिल्ली राजधानी है और दुनिया के जो भी कैपिटल्स हैं उसके साथ हमें कंपटीशन और कंपैरिजन करना। और
सबका साथ लेके हमें आगे बढ़ना। कई पार्टीज ने पिछले एलजीज पर एक्यूजेशंस लगाए थे, एलिगेशंस लगाए थे कि वो सुनते नहीं है। आपका कैसा रिस्पांस रहेगा सभी पार्टीज? मैं तो अभी एलजी बना भी नहीं हूँ, वेडनेसडे को बनूंगा, उसके बाद अपने आप देख लेंगे सब। देखो, जो भी पार्टी हो, फोकस विकास पे है, कैपिटल को प्रोग्रेस करवाना है, आपने खुद का डेवलपमेंट पे, तो उस पे फोकस करना चाहिए, एक दूसरे पे नहीं। डिप्लोमेट से एलजी के सफर को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो भी सर्विस है, ये भी सर्विस है। वो एक्चुअली सर्विस है। आप एक सिस्टम में काम करते हैं जो आपका सिस्टम नहीं है, ये तो हमारा सिस्टम है, हमें सक्सीड करना चाहिए। दिल्ली के लिए कुछ आपने विशेष? बिल्कुल दिल्ली के लिए, भारत के लिए, पंजाब के लिए, मेरे अमृतसर के लिए, अपने लिए, तुम सबके लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।